नाज़रीन, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम नामी लड़की का कत्ल होता है। मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र इस कत्ल का बाइस बनता है। लड़की का सर तन से जुदा कर देता है। मुलज़म सलाखों के पीछे है, उसके वालिदैन भी सलाखों के पीछे है। ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, क्या दफ़ात लगेगी, मुलज़म को कितनी सज़ा हो सकती है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम नामी लड़की का कत्ल होता है। मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र इस कत्ल का बाइस बनता है। लड़की का सर तन से जुदा कर देता है। मुलज़म सलाखों के पीछे है, उसके वालिदैन भी सलाखों के पीछे है। ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, क्या दफ़ात लगेगी, मुलज़म को कितनी सज़ा हो सकती है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ह्यूमन राइट्स सेल पंजाब के सदर, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी और पाकिस्तान एटम बम के तख्लीक़कार डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लीगल एडवाइज़र और MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। सियासत पर भी इनकी गहरी नज़र है। माहिर कानूनदान है मुदस्सर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे इस केस के हवाले से जानते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, नूर मुकद्दम केस में जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको नफ्सियाती मरीज़ ज़ाहिर किया जा रहा है उसके वालिदैन की तरफ से। क्या नफ्सियाती मरीज़ ज़ाहिर करने से मुलजिम सज़ा से बच पाएगा? जी देखिए, मैं आपको क्रिमिनल लॉ की सबसे पहले बात बता दूं। क्रिमिनल लॉ में ऐसे नहीं होता। अगर कोई पेशेंट, इसमें लास्ट टाइम खोसा साहब की इनकी खोसा साहब की एक जजमेंट भी आई थी, उसमें ये कहा गया था अगर कोई बंदा क्रिमिनल लॉ में, ये बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है, ब्लास्फेमी केस में भी ऐसे होता है। पहले मुलज़म जो है बाहर जाने के लिए इस तरह की हरकत कर लेते हैं, बाद में वो कहते हैं जी अपने आप को पागल शो कराने की कोशिश करते हैं ताकि सज़ा से बचे। नहीं, अब वो जजमेंट आ गई है। उस जजमेंट के मुताबिक अगर कोई अपने आप को डिक्लेयर, पहले डॉक्टर की एक वो बैठता है, इनकी मेडिकल बोर्ड बैठता है, अगर वो उसको पागल डिक्लेयर कर दें कि वो इनसेन पर्सन है, तो उसको उतनी देर के लिए घर नहीं भेजा जाएगा, उतनी देर के लिए उसको पागलखाने में भेज दिया जाएगा। वो पागलखाने में रहेगा, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा, उसको दोबारा फिर ट्रायल के लिए सामने फेस करने के लिए फिर उसको कोर्ट में लेके आया जाएगा। यानी कि इसका मतलब हम ये मुख्तसर कह सकते हैं कि उसके लिए कोई राहत नहीं है, उतनी देर उसको पागलखाने रहना पड़ेगा। और पागलखाने से जब वो ठीक होगा, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वही बंदा वापस आ जाएगा जेल में, अपना ट्रायल भुगतेगा। और ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही उसको पागलखाने में भेज देंगे। मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड पहले उसकी मेंटली कंडीशन चेक करेगा। मेंटली कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो वाकई मेंटली सिक हुआ, ये सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा, ये क्रिमिनल लॉ में फार्मूला यही है। अच्छा जो सर, मुझे ये बताइएगा कि मुलज़िम की तरफ से ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जब उससे कोई सवाल या क्वेश्चन किया जाता है, तफ्तीश की जाती है, तो वो कहता है जी मैं अमेरिकन शहरी हूँ, मेरे वकील के ज़रिए मुझसे बात की जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में होता है जो है, इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट स्टेप होता है FIR लाउंज होने के बाद, उसमें मुलज़म को ख़ुद ही जवाब देना पड़ते हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है कि वो मैं, ये तो कोई बात नहीं कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर केस में जो भी क्वेश्चन होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बाख्तियार होता है, उसको लहदा लेके जाए, उससे अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करके उससे सच अगलवाए। अच्छा, जो बात यह है, वो उर्दू बोलता है, तो उर्दू में अगर तफ्तीशी सवाल करता है तो वो जवाब उसको ही देने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन में वकील का अभी तक कोई काम नहीं है। वकील का तो काम अदालतों में आकर शुरू हो जाता है। ऐसे होता है कि वो अमेरिकन नेशनल है, उर्दू ना समझता हो या कोई इंग्लिश का कोई ऐसा इशू हो, तो उसमें फिर एक ट्रांसलेटर बिठाया जाता है। वो भी वकील नहीं, ट्रांसलेटर बिठाया जाता है, जो इसकी बात सुन के उधर कन्वे करेगा, उनकी बात सुन के इधर कन्वे करेगा। ये रूल ये नहीं है कि सिर्फ इस केस के लिए, ये जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ में, बल्कि सिविल लॉ में भी ऐसे ही होता है। और सिविल लॉ में तो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ की मैं ये बात कर रहा हूँ, और उसमें उसी को ही जवाब देना पड़ेंगे। ऐसा कोई वे नहीं है कि वकील उसकी जगह पे जवाब देगा। वो तो डेफिनेटली एक वो आ जाएगी ना, बाइसनेस आ जाएगी। वकील ने तो अपना उसका जो वकील होगा, डेफिनेटली उसका वकील है, उसने तो उसकी वकालत करनी है। और फिर ज़ाहिर वो मेंटल अपना वकील जो है वो जवाब देगा हर एंगल को देख के, सोच के, जिसका कल को उसको बेनिफिट हो सकता हो। सर मुझे ये बताइए कि वो लिविंग रिलेशन में थे, तकरीबन 2 दिन तक लड़की उसके पास रही। एक तो उन्हें लड़की का कत्ल किया है, वो बुरे तरीके से उसने तशद्दुद किया है, उसको मारा है, सर तन से जुदा कर दिया। उसके अलावा कोई ज़्यादती करता रहा, वो भी उसके ऊपर कोई वो लगेगी दफ़ात कि सिर्फ ये कत्ल का ही है? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लामिक लॉ अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है। ये
कहना नहीं चाहिए जिस तरह ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इसके बाद में सम्राट जो हैं वो कोई उल्टा निकलना शुरू हो जाते हैं। ये लिविंग उसके साथ रहना, देखिए उसके ऊपर क्या ये तो है, यहाँ तो उसने ज़बरदस्ती उसको अपने साथ रखा हो, ऐसा भी इस केस में बात नहीं है। ठीक है, वो तो अपनी खुशी के साथ रह रही थी। ठीक है, हो सकता है किसी जगह पे इन्होंने अपने आप को खावंद और वाइफ भी शो कराया हो, लेकिन जो कि है नहीं है वो। इनके ऊपर अब ज़्यादती की जो बात करते हैं, ज़्यादती किस तरह आप या तो पोस्टमार्टम करवा लें, उसमें ज़्यादती अगर साबित हो जाएगी, उसमें भी फिर आगे यार बड़ी ब्रेक भी नहीं वाला क्वेश्चन है। 2 लाइनें फिर आगे निकलती हैं, एक ज़िना बिल रज़ा है, एक ज़िना जो है वो है कि ज़बरदस्ती के साथ ज़िना करना। अब उसमें फिर आगे बड़ी कंडीशनें निकल आती हैं। इसको फ़िलहाल तो मेरे ख्याल है जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया है, जो चीज़ें उसके मुताबिक इस सेक्शन लगे होंगे। जब लड़की के वालिदैन ने उससे जाफ़र से रब्ता किया है, जाकिर जाफ़र से, तो उसने कहा जी लड़की मेरे पास नहीं मौजूद नहीं, मैं तो कराची में हूँ। लड़की का सेल ऑन होता है तो वो कहती मैं लाहौर आई हूँ। लड़के ने भी झूठ बोला, लड़की ने भी वालिदैन से झूठ बोला। देखिए सर, जब इस तरह ऐसे तो होता है फिर ऐसे कामों में, और वही मैंने आगे बता दिया है कि हमारे इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत जो बना दिया, जो वे हमें दे दिया है, उससे अच्छा वे जो है ना और फिर हो कोई नहीं सकता। और दूसरी बात, वो अपने ये कहता है कि मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। ये अक्सर इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने में आए ज़रूर हैं। चीटिंग का अगर थोड़ा सा ब्रॉड विजन में देखा जाए, लेकिन ये बात तो है थोड़ी गलत है, लेकिन चीटिंग अगर लड़कियां करती हैं तो बात तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर उसके नज़रिए से देखा जाए, वो कहता है मेरी फीलिंग अटैच हो गई थी या मेरी अटैचमेंट, तो उसके बाद फिर लड़की जो है किसी और की तरफ चली जाती है, चीटिंग करती है, तो ये भी बात तो अखलाकी तौर पे देखा जाए तो अच्छी नहीं है। वैसे तो हमारा इस्लाम हमें इजाज़त ही नहीं देता। क्या ये इजाज़त देता है कि ये इजाज़त है कि उसको मार दिया जाए, बजाय उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, मैंने तो पहले देखिए इजाज़त दी होती तो उसके ऊपर FIR थोड़ी दर्ज होती। ठीक है, ये सिरे से बात ही गलत है। सिरे से उनकी दोस्ती, आगे जाना, आगे निकलना, ये सारी बातें इलीगैलिटी और इलीगैलिटी होती गई है ना। जब मैंने आपको पहले कहा इस्लाम से तो क्या चॉइस साहब मुझे ये बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों का भी इस वाक़े से सबक नहीं सीख लेना चाहिए? देखिए, स्टोरियाँ तो बहुत सारी हैं, कई स्टोरियों का मैं नाम भी नहीं लूँगा, उनसे सबक तो सीख लेना चाहिए, और सबक बहुत सारे लोगों को सीख लेना चाहिए। इससे भी सबक सीख लेना चाहिए, इससे पहले भी कई स्टोरी हैं, उनसे भी सबक सीख लेना चाहिए। और अल्टीमेटली दुनिया और आखिरत में सुकून का एक ही तरीका है कि अल्लाह ताला से इंसान लो लगा ले, और इस्लाम ने जो बेहतरीन रास्ता दे दिया ना, उसके मुताबिक चले तो कामयाबी है। अब इस केस को आपने बरीक बीनी से देखा है, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा हो सकती है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, अभी देखते हैं उसमें कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं। FIR सामने आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसमें देखते हैं कि क्या क्या कुछ साबित होता है। बड़ी चीज़ें ऐसी जो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी नई चीज़ें भी निकल आती है। ये सारी चीज़ें, ये तो कंक्लूजन है। ये तो देखिए, एक कोर्ट या एक जज अगर इस स्टेज पे पहुंचता है तो फिर मैंने 3 साल बाद ट्रायल करने के बाद कि इतनी सज़ा बनती है, तो हम 3 मिनट में कैसे कह देंगे उसकी इतनी सज़ा बनती है? ये वक्त से पहले की बात है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अगर देखा जाए दोनों फैमिलियों के पास बेतहाशा पैसा है, दोनों के फैमिली रिलेशन थे, ताल्लुकात थे, तो कितने चांसेस है कि इस केस में अगर दोनों फैमिली सुलह कर देती तो ये केस ख़त्म हो जाता? मेरा ख्याल है कि इसमें कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। कुछ फैंसीज ऐसे होते हैं जिसमें फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तार चौधरी साहब की जजमेंट भी आ गई थी कि लाजमी नहीं है कि दोनों फैमिली कंप्रोमाइज़ कर लें, तो इसमें बस ही कंप्रोमाइज़ हो गया। कोर्ट की परमिशन भी उसमें ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इसका एंड कंप्रोमाइज़ की तरफ ही है। लेकिन अगर मेरिट के ऊपर केस को चलाते हैं, भाईजान फैमिलीज़ के पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, लेकिन अदालतें ठीक है पाकिस्तान की 123-22 नंबर पे जितने भी नंबर पे आई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ ना कुछ इंसाफ की तवक्को, कुछ ना कुछ की काफ़ी अदालतों से तवक्को रख सकते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे इंसाफ हो रहा है। हाँ, मुझे ऑब्जेक्शन है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत स्लो है। जिसका ये ट्रायल है, इसका जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, इसका वो निकलना चाहिए 3 माह के अंदर, लेकिन वो जाके निकलेगा 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। जजिस ट्रांसफ़र, दूसरा तीसरा, ये इसमें जोड़ ज़रूर हैं, लेकिन पैसा होने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि मुलज़म सिरे से इस सज़ा से बच जाएगा। ये थोड़ी मुश्किल बात है। आप क्या देखते हैं अगर दोनों फैमिलियों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है? ये पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के पोश इलाके में ये कत्ल हुआ, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी का बाइस बनता है, तो
अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो फिर रियासत को नहीं चाहिए कि वो खुद एक्शन ले, मुद्दई बन जाए? देखिए असल में लॉ को आप थोड़ा, चूँकि लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें हमेशा जो कंप्लेनेंट होती है वो स्टेट ही होती है। वो जो जिसका अल्टीमेटली जिसको नुकसान हुआ होता है वो तो सेकंड पे होता है ना, पहले हमेशा स्टेट ही होती है। तो स्टेट तो खुद उसमें देखे, पुलिस ने हरकत में आ गई, पुलिस वाले आए, उन्होंने किया सारा कुछ किया, उसके वारस तो नहीं ये कुछ कर रहे हैं ना। इन्वेस्टिगेशन स्टेट कर रही है, पकड़ स्टेट रही है, सारा कुछ स्टेट कर रही है, इनको सरकारी वकील स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो ये स्टेट तो अपनी जिम्मेदारी तकरीबन अब हल्की फुल्की पूरी कर ही रही है। मैं ये तो नहीं कहता सारी पूरी करी, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक टूटी फूटी पूरी कर रही है। और एक बात और है, यह नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009 वो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस्ताद मोहतरम भी हैं मेरे, जो उन्होंने बनाई थी, इफ्तार अहमद चौधरी साहब ने पूरी एक जुडिशल कमीशन बना था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन बना था। अगर उसको इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस तरह के सारे केसेस का फैसला विद इन अ डेज़ हो जाएगा, जिसमें हर चीज़ लिखी हुई है कि ज़मानत का फ़ैसला 3 दिन में, ट्रायल का फ़ैसला 6 माह में। अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। जी नाज़रीन, माहिर कानून दान मुदस्सर चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि अगर मुलजिम को साइको भी ज़ाहिर किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर भी जजमेंट मौजूद है, मुलजिम सज़ा से नहीं बच सकता। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।